तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और इस पूरे हफ्ते मेरे साथ खेलेंगे ट्रेडर्स डायरी अरमान नाहर। और जिस तरह से अरमान मूड माहौल बना हुआ है, काफ़ी शानदार बेहतरीन मूड माहौल के साथ हम इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज काफ़ी मजबूत है, एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की इंडिकेशंस अभी लगाता हुआ नजर आ रहा है। 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी जब हम खुले थे तो वहाँ पर थी, अभी भी आप देखिए 85 से 90 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहे हैं। और इस बीच आप देखिए अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। इनफैक्ट हेडलाइंस में जब हमने बात कर रहे थे अमेरिकी बाजारों की, क्या शानदार तेजी आई थी, क्योंकि जॉब्स डेटा ये बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। 1.9 लाख का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स डेटा आते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा है। हालांकि एक कंसर्न ये भी है कि जब भी स्ट्रॉन्ग डेटा आता है तो एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि आगे चलकर जो ब्याज दरें हैं, अब जो फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है वो आगे और भी बढ़ाता हुआ रह सकता है। हालांकि अभी भी लेकिन आप देखें तो 70-75% लोगों का यही मानना है, जितने भी पोल हो रहे हैं उसमें, कि ब्याज दरें अब नहीं बढ़ेंगी। तो देखना होगा कि फाइनली यहाँ पर फेड किस तरह का फैसला लेता हुआ नजर आता है। बट इकोनॉमी में जिस तरह से जॉब आंकड़े जुड़ते हुए दिखे हैं, 3.39 लाख टू बी प्रिसाइज, ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरी के संकेत दे रहा है कि वहाँ पर स्लो डाउन के जो संकेत हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसा अभी नज़र नहीं आ रहा है। जॉब्स डेटा की इंडिकेशंस तो यही बता रही है। और इसी वजह से आप देखिए, अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे तो लगातार यहाँ पर तेज़ी शुक्रवार के दिन में धीरे धीरे बढ़कर बनती हुई नजर आई और बेहतरीन तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग वहाँ पर होती हुई दिखी थी। जहाँ तक यूरोपियन मार्केट्स का सवाल है, वहाँ पर भी आप सिनेरियो देखें तो मूड माहौल काफ़ी बेहतर था। वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी का मूड माहौल बना था। करीबन 1.5% का ऑन एन एवरेज आपको तीनों इंडाइसेस में यहाँ पर ये आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। देखिए आप 1% की तेज़ी के साथ लगभग यहाँ पर तमाम जो एशियन इंडाइसेस है वो कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स अच्छे हैं, यूरोपियन और अमेरिकी बाजारों से भी काफ़ी शानदार तेज़ी का मूड माहौल बना हुआ है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि इस हफ्ते ही हमें निफ्टी में भी एक नया लाइफ हाई बनता हुआ नजर आए। अरमान, क्या आपको क्या रीडिंग है, आपको क्या लग रहा है, कैसा मूड माहौल है और कैसी आपने टीम बनाई है, किस तरह की रणनीति है? देखिए, सबसे पहले रणनीति की पहले जब हमने, अगर आप देखें कि सर के बर्थडे के दिन 2 जून के दिन लिंक भी किया था, तो हमने ये कहा था कि 7 साल से ये जो ट्रेंड है हमको दिख रहा है और भी 8वां साल जुड़ चुका है। तो अगली बार हम जब 2 जून का आएंगे तो हम बोलेंगे 8 साल से अकड़ाता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ तो है ही सही। उसी के साथ साथ लगातार अगर आप देखें कि हमारा मूड माहौल तो अच्छा ही था, हमेशा से अच्छा था। बाहर कभी बुरी खबरें आ रही थी उसको भी हम पचा रहे थे। लगातार जो हमारा माहौल था, क्योंकि जो हमारा डेटा था वो तो हमको सपोर्ट कर ही रहा था। तो जब अगर ऐसे आंकड़े जब बाहर और अच्छे आने लगते हैं तो वो सिर्फ ये चीज़ हो जाती है कि यार पहले ही हम तो अच्छे हैं, अब उससे ज़्यादा और बाहर के क्यूज भी हैं वो भी हमको अच्छे आते हैं। बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक जैसी चीज़ हो जाती है। तो लगातार ये जो हमारा कन्विक्शन है हमारी स्टोरी पर कि जब बाहर मार्केट खराब था तब भी हम अच्छा कर रहे थे, तो जब सब चीज़ें हो जाएंगी, बाहर अच्छा होने लग जाएगा, तो डेफिनेटली हमारी कई सारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करके उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। मैंने तो सभी स्टॉक्स जो हैं, अगर आप देखें तो मैंने सभी स्टॉक्स पाए लिए। बिल्कुल, चलिए तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमने मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी के लिए हैं। आई थिंक शायद 1 या 2 सेल होगा, बट लार्जली जो जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है उसमें तो खरीदारी का ही आपको रुझान बनाकर चलना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया आपने, बताएं। देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है लेमन ट्री होटल्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए खबर ये आई है कि आगरा और भोपाल में अगर आप बात करें स्पेसिफिकली तो इन्होंने 2 नए होटल्स लॉन्च किए हैं। उसका फायदा तो इनको होगा ही सही। अगर आप देखें तो इनका Q4 के रिजल्ट्स थे वो तो आउटस्टैंडिंग ही थे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे सभी पैमानों पर। वन ऑफ द आप देखें बेस्ट जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हुए दिखे थे। पर एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इनका जो प्रेस रिलीज आया था वो लगभग 91 पेजेस का प्रेस रिलीज था, उसमें अगर आप देखें जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने Q4 FY20 को Q4 FY23 से कंपेयर किया था और उसमें भी कंपेयर करके इंडस्ट्री के साथ उन्होंने कंपेयर करके बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप एवरेज रूम रेट की बात करें, Q4 अगर इंडस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ Q4 FY20 से कंपैरिजन Q4 FY23 का, तो जब इंडस्ट्री 23% बढ़ी है तो इनके जो कंपनी का है वो लगभग 29% के आसपास जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। ऑक्यूपेंसी इंडस्ट्री में अगर आप देखिए 15% की ग्रोथ होती हुई दिखी है, तो कंपनी की लगभग 21% की ग्रोथ होती हुई दिखी है। और अगर आप रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम की अगर आप बात करें, वहाँ पर इंडस्ट्री अगर 41% ग्रो करती हुई दिखी है तो एक कंपनी जो है 55% ग्रो करती हुई दिखी है। और मैनेजमेंट इस चीज़ से भी मुझे अच्छा लगता है कि मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं कि FY24 में हम कोई बड़े फायरवर्क्स तो अज्यूम नहीं कर रहे हैं, पर FY23 जितना बेहतर तो नहीं होगा, पर हम यहाँ पर जो नए होटल्स हैं वहाँ पर अच्छा खासा ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे सुधारेंगे, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसलिए लेमन
एलिमेंट्री होटल्स कैश में जो है बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 95.7 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 91.7 का। बिल्कुल, तो चलिए लेमन ट्री होटल्स हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार आता हुआ दिख रहा है, और क्यों ना हो, जिस तरह से ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो मार्जिन्स ये लेकर आ रहे हैं रिलेटिव टू इंडस्ट्री, जो परफॉर्मेंस बीट आ रही है, उसका क्लियर कट सपोर्ट आपको इसके स्टॉक प्राइस पर भी आता हुआ नजर आएगा। चलिए कैश सेगमेंट में लेमन ट्री होटल अरमान की तरफ से है, मेरी तरफ से है प्राइकॉल लिमिटेड है, यहाँ पर करनी है खरीदारी। दरअसल प्रमोटर एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है और पॉजिटिव साइड पर प्रमोटर एक्शन हो रहा है। करीबन 17 लाख शेयरों की यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदारी की है। चाहे आप प्राइकॉल इंजीनियरिंग की बात करें या प्राइकॉल लॉजिस्टिक्स को देखें, तो यहाँ पर दोनों ने मिलाकर यहाँ लगभग 17 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 31 मई से 2 जून के बीच यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस ओपन मार्केट में होते हुए दिखे हैं। तो पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन है यहाँ पर। आपको फ्राइडे के सत्र में भी 3-3.25% तक की तेजी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर ये फर्दर तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन पर प्राइकॉल खरीदारी कर चलिए 246 रुपए के टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस बनेगा आपका वो होगा 235 रुपए का। चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की तरफ। डेरिवेटिव स्पेस में मेरी तरफ से पहला कॉल है फ्यूचर्स कैटेगरी में भारत फोर्ज का। इसके पहले भी मैंने आपको लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, पर अब यहाँ पर जिस तरह से मई महीने के नॉर्थ अमेरिका क्लास ए ट्रक के डेटा आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। चाहे आप मंथ ऑन मंथ देखें या फिर वाई आधार पर, दोनों ही फ्रंट पर नॉर्थ अमेरिका क्लास ए ट्रक की जो बिक्री है वो काफ़ी शानदार रही है। मंथ ऑन मंथ आधार पर देखेंगे तो 29% की ग्रोथ है, और अगर आप वाई बेसिस पर देखेंगे तो 10% की ग्रोथ, यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ आपको दोनों में ही सालाना और साथ ही मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आती हुई दिख रही है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं कि यहाँ पर भारत फोर्ज को भी बड़ा फायदा इन आंकड़ों के बाद मिलता हुआ दिख सकता है। तो सेंटिमेंटली अक्रॉस द बोर्ड ये जितने भी नॉर्थ अमेरिका क्लास से ट्रक से जुड़े हुए शेयर्स हैं, चाहे आप रामकृष्ण फोर्जिंग्स लें या फिर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जीएनए एक्सेल्स, ये सभी स्टॉक्स पर आज आपको फोकस कर चलना चाहिए। खरीदारी अच्छी बन सकती है। तो 820 रुपए के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में आज के लिए खरीदारी करनी है। 784 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। देखिए बिल्कुल, अगर आप फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है लुपिन, क्योंकि यहाँ पर ये खबर आई है कि इनको एक दवा जो है इन्होंने वो लॉन्च की है, और अगर आप उसका मार्केट साइज देखेंगे तो मार्केट लगभग 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको अच्छी खबर आती हुई दिखी, इसलिए लुपिन जो है वो बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 846 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 814 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, क्योंकि आप देखें मेटल इंडेक्स की बात करें ओवरऑल ग्लोबली बढ़िया तेजी, आपको एकाएक बढ़िया तेजी जो है मोमेंटम में आती हुई दिखी है। कई सारे स्टॉक्स यहाँ पर भी हैं, बाकी कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी कुशल ले चुके थे, तो जो मुझे कंपैरेटिवली जो मुझे स्टॉक्स बचे तो वहाँ पर मेरे को नेल्को जो है वहाँ पर अच्छा लग रहा है, इसलिए नेशनल एल्यूमिनियम को आप कॉल ऑप्शन जो है इसका बाय करेंगे 85 का, लगभग 2.3 के आसपास का मिल रहा है। उसमें टारगेट रखेंगे 3 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2 का। बिल्कुल अरमान, और मेटल्स पर जो तेज़ी है और जो वॉच है वो क्लियर कट यहाँ पर मैं तो नोटिस करता हूँ, क्योंकि हिंडाल्को मैंने अपनी लिस्ट में काफ़ी बार ये रेकमेंड किया है, क्योंकि इसका जो मूव है आपको यहाँ पर लगातार आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट इसके पहले भी जब मैंने आपको लास्ट वीक रेकमेंड किया था तो वहाँ पर भी 3-3.5% तक की तेज़ी आपको फ्राइडे के सत्र पर भी आती हुई नजर आई थी। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर तमाम जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उनके लिए बन रहे हैं। तो नाल्को आपने दिया, और इसकी एक और बड़ी वजह है, मेटल्स में तो मजबूती है ही, साथ ही यूएस में जो सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम रिलेटेड अल्कोआ, वहाँ पर आप देखिए उसके स्टॉक प्राइस में लगभग 6% तक की दमदार तेज़ी आती हुई दिखी है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी थी। तो इस वजह से ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर स्टॉक लिया है हिंडाल्को का। तो नाल्को के बाद हिंडाल्को, ये दोनों ही कंपनियों पर आपको नज़र रखनी है। आज यहाँ पर अच्छा रिएक्शन आपको आता हुआ दिख सकता है। फ्राइडे के सत्र में तो अच्छा मूव था ही, 420 के आसपास के लेवल्स पर हिंडाल्को पहुँच चुका है ऑलरेडी, वापस से 405-406 के लेवल्स पर मैंने आपको एक बारी बताया था, और यहाँ पर इसलिए खरीदारी करनी है जैसे कि अल्कोआ का रीज़न मैंने आपको दिया। तो 420 रुपये का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, खरीदारी कर चलिए। 13 रुपये पर उपलब्ध है। 26 रुपये के टारगेट के लिए 8 रुपये आपको बनाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज जो है हमारी कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की, ये तो हमने आपको बता दिए हैं, पर आगे और भी कैटेगरीज बाकी है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और अरमान से जानते हैं कि उन्होंने इसमें क्या चुना है। देखिए टेक्निकली जो मुझे स्टॉक कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, वहाँ पे एक्चुअली टेक्निकली तो अच्छा है ही सही, वहाँ पे उसके अगर आप देखें रॉ मटेरियल्स जैसे रबर है, सबसे पहले स्टॉक जो है वो सीएट है। सीएट यहाँ पर आपको बाय करना है, टारगेट रखेंगे 1990 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1908 का।
अब इसमें रीज़न ये है कि एक तो चार्ट तो अगर आप देखेंगे तो चार्ट तो आपको अच्छा लग ही रहा है, पर अगर आप देखें रबर की कीमतें जो है लगातार 1-1.5 महीने के हिसाब से आपको दिखा है, लगातार जो है वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। उसका फ़ायदा तो सपोर्ट तो मिलेगा ही सही, और आपको चार्ट भी अगर आप देखें टेक्निकली चार्ट भी आपको अच्छा दिख रहा है, तो दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से सीएट जो है वो यहाँ पे टेक्निकली बाय करना होगा। टेक्निकली कुशल आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए सीएट तो डेफिनेटली अच्छा है ही, लगातार ये काउंटर तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अन्य जितने भी टायर स्टॉक्स हैं उनको क्लियर कट आउट परफॉर्म अगर किसी ने किया है तो वो है सीएट का काउंटर। तो यहाँ पर आपको ज़रूर खरीदारी कर चलनी चाहिए जिस तरह से चार्ट मोमेंटम है। रबर की कीमतें तो एक बड़ा फंडामेंटल फैक्टर यहाँ पर बन सकता है। तो चलिए टेक्नोपिक के लिहाज से अरमान आपने सीएट दिया है, मुझे पसंद आ रहा है जेएसपीएल का काउंटर। तो जो मेटल स्पेस की कंपनियां हैं उस पर आपको फोकस रखना है, फिर चाहे वो एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई हो या फिर स्टील, क्योंकि यूएस में जो मेटल इंडेक्स है उनसे 5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें शुक्रवार के सत्र में बनती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर यूएस में जिस तरह की तेज़ी है, मेटल्स उसको बड़ा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इसमें भी खरीदारी करने की अच्छी जो है यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर तेज़ी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि 3-3.25% की तेज़ी आपको ऑलरेडी फ्राइडे के सत्र में यहाँ पर मूव आ चुकी है। तो जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पर जो फंडामेंटल फैक्टर्स है यूएस से जो आते हुए नजर आ रहे हैं वो भी एक बड़ा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो जेएसपीएल हाई बीटा मेटल स्पेस का काउंटर है, खरीदारी करके चलिए। 540 रुपए के टारगेट के लिए 523 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फंडा पिक की बात कर लेते हैं। फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एचएएल का काउंटर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ऑलमोस्ट आप देखिए 52 वीक हाई पर तो ये कारोबार कर ही रहा है, पर अब कहीं ना कहीं जो इसके लिए फैक्टर्स बन रहे हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो 27-28% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिया है, और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 5 सालों में लगभग 24% की कैगर से कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। और जिस तरह से इंडिजनाइजेशन पर फोकस है सरकार का, उस वजह से पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस में यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। 18-19 के पी पर ही अवेलेबल है। अन्य अगर आप काउंटर्स देखेंगे जैसे भारत डायनेमिक्स से 57-58 के पी पर अब ये वो जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर उस वजह से रिलेटिव वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अच्छा रहेगा। और एफआईज और डीआईज की खरीदारी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अब दोनों की जो ज्वाइंट खरीदारी है 23% से ज़्यादा की हो चुकी है। तो क्लियर कट संस्थागत निवेशकों का भी सपोर्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो भी इसके लिए मजबूत हैं, एंड सरकार का फोकस लगातार यहाँ पर इंडिजनाइजेशन पर है। तो इस वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर फंडामेंटल फैक्टर्स काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3800 रुपये के टारगेट आपको कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। देखिए फंडा पिक के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है बीएमएल, पर उसके पहले मैं आपको 2 स्टॉक्स का अपडेट दूंगा। एक तो सबसे पहले जिंदाल सो, जहां पर अगर कुछ टाइम पहले ही दिया था वो वहां से अब डबल हो चुका है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है कि अगर आपने बाय करा है तो लगभग 40% आपको प्रॉफिट जो है वहाँ पर बुक कर लेना चाहिए, 60% आप आपके पास रखिए। अनूप इंजीनियरिंग वहाँ से जब मैंने रिकमेंड किया था वहाँ से अब वो लगभग 70% के आसपास बढ़ चुका है। तो वहाँ पर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप 20 से 25% बुक करिए, बाकी जो है आप रख सकते हैं। अब जो है आज का स्टॉक, अगर आज के स्टॉक की बात करें तो वो है स्टॉक बीएमएल। अगर आप देखें तो जहां से मैंने दिया था वहां से ऑलरेडी 15-20% के आसपास जो है ऊपर है ही सही, पर अभी भी यहां पे आपको इसको सेल नहीं करना है। यहां पर कंपैरेटिवली आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। देखिए 50% इनका रेवेन्यू माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से आता है, जिसमें आप देख लीजिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्शन कंस्ट्रक्शन के हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू अगर आप देखें एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 6-7% का है। इनका अगर आप FY23 का भी जो डेटा देखेंगे लगभग 22-23% का है। तो अगर मैं 22-23% को अगर, क्योंकि जहां पर आप बात कर ही रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई भी नया प्लेयर आता है तो उसके लिए ऑप्शन कितना बच जाता है। अगर आप मान लीजिए कि जो 6-7% है वहां तक तो नहीं होता है, पर अगर 12-13% ही होता है तो FY23 का जो आपको EBITDA दिख रहा है 364 करोड़ का, वो अगर आप सिर्फ उसको ही रीस्टेट कर दें तो वो लगभग 650 करोड़ का हो जाता है। 650 करोड़ का EBITDA मतलब EV बाय EBITDA मतलब अभी अगर आप उसके हिसाब से वैल्यूएशन करें तो 9.5 का हो जाता है। मौजूदा कितना है 17 का। आप एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करें 22 का हो जाता है। पी रेशियो अगर आप जो अभी आपको दिख रहा है, पर अभी आपको 40 के आसपास का दिख रहा है, और इसी कैलकुलेशन पर अगर आप रीस्टेट कर दें, जिसमें ग्रोथ की तो अभी बात कर ही नहीं रहा हूं कि जो इनके ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं या फिर कंपनी मैनेजमेंट जो ट्राई कर रही है, और आज इनका इन्वेस्टर कॉल भी है, वहां से भी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिखेगी। जो अभी पी है वो 40 का है। अगर आप मैं उसको इस रीस्टेट कर दूं तो 22 का पी बन जाता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी लगभग 34 के आसपास के पी पे मिल रही है। तो अगर मैं इसको सिर्फ 27 का पी भी अगर आप दे दूं तो मुझे यहाँ पर काफ़ी कंपेरेटिवली अंडरस्टैंडिंग जो है मेरी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख सकती है। तो लगभग टारगेट रखेंगे 1790-1800 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का।
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर मैंने दिया था वो उसी के आसपास लगभग आपको 5 या 6% के आसपास नीचे ही दिख रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है ये, पर अब उसका रीज़न है, जैसे आपने मैनेजमेंट को न्यूज़ पे सुना था कि मैनेजमेंट को काफ़ी अगर आप देखें बाहर से भी आपको उनको काफ़ी इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। तो जो इनका अगर आप देखें जो बची हुई हिस्सेदारी बेचने के लिए, जो आप शेयर्स बेचने के लिए जिस भाव पर आता हुआ दिखेगा, वो मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि लगभग अगर आप बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको ले जाऊँगा मैं, 650 रुपये पे अगर आप देखें सबसे पहला IPO आया था। उसके बाद फूड कारोबार जो है वो ट्रांसफर हुआ। फूड कारोबार का FY23 का अगर आप आय देखेंगे लगभग 6200 करोड़ की है, जो अगर आप 2-3 क्वार्टर पहले देखेंगे तो उन्होंने FY24 को ये बोला था कि 6000 करोड़ का करेंगे। उसका EBITDA कितना आता हुआ दिखा, 17.7% के हिसाब से उसका EBITDA आया 1100 करोड़ का। 1100 करोड़। दूसरी FMCG कंपनियां 40 से ज़्यादा के PE पे अगर ट्रेड कर रही है तो मैं उसको 40 का PE भी नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको 20 का PE दे रहा हूँ, 50% डिस्काउंट का। उस हिसाब से सिर्फ फूड बिजनेस का अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 22,000 करोड़ का आता है। अगर मैं उसको पर शेयर के हिसाब से डिवाइड कर दूँ तो लगभग 600 का आता है। 600 प्लस 650 200 1250 का तो लगभग इसका मेरे हिसाब से अजम्पशन बैठता ही है कि उस भाव पर जो है इसका आ सकता है। फिर भी आप 1200 पकड़ के रखिए तो भी आपको कंपैरेटिवली वो एक लोअर बेस बन जाता है जहां से आपको अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। इसलिए पतंजलि फूड जो है वो यहाँ पर बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 1240 का। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है पतंजलि फूड्स पर। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से फंडामेंटल फैक्टर्स अरमान ने बताए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको आगे चलकर आपको आती हुई दिखेगी। तो पतंजलि फूड्स में खरीदारी करने के अच्छे मौके आपको बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए, निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है यहाँ पर बजाज फाइनेंस का काउंटर। आप अब देखिए 57-5800 के लेवल से यहाँ पर लगातार खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और अब आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 7000 के लेवल्स पर आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है क्योंकि पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अब आती हुई नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे सभी ब्रोकरेज हाउसेज ऑलरेडी इसको ट्रैक कर रही थी। निफ्टी काउंटर्स है, कंज्यूमर फाइनेंस का दिग्गज है और लगातार यहाँ पर जिस तरह के इनके डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी जो मोड है इनका इकोनॉमिक मोड वो बरकरार रहने वाला है और आगे चलकर और फर्दर तेज़ी का ही कैंडिडेट बन सकता है। और इसी वजह से मॉर्गन स्टैनले बजाज फाइनेंस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और यहाँ पर जो खरीदारी है ये 8,500 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं और 8,000 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस में आपको खरीदारी कर चलनी है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से भी जो स्टॉक है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। आगे और भी कैटेगरीज लेकर आएंगे खबरों के दम पर और माई चॉइस की। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मैं रेकमेंड करने वाला हूं वो है इप्का लैब्स का। यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल खबर इस पे ये आती हुई दिखी है कि यहां पर जो IT डिपार्टमेंट है उन्होंने कंपनी के मुंबई ऑफिस और सिक्किम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो सर्वे प्रोसीडिंग्स है वो इनकी तरफ से की गई है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज सेंटिमेंटली नेगेटिव जो है यहाँ पर इप्का लैब्स के लिए बन सकता है मूड माहौल। 715 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली 695 का, यहाँ पर आपको लगाना है 722 रुपए का। तो खबरों के दम पर मेरी तरफ से है इप्का लैब में बिकवाली करने की राय। अरमान, देखिए, खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है वंडरला हॉलीडेज, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर खबर की 10% जो लोकल बॉडी टैक्स है ये तमिलनाडु सरकार ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू से अगर आप देखें स्टार्टिंग से 10 साल की अवधि के लिए जो है 10% जो लोकल बॉडी टैक्स है उसकी छूट है, तो यहाँ पर उसके चलते आपको दिख सकता है उसका फायदा। इसलिए वंडरला हॉलीडेज जो है वो बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 537 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 516 का। कुशल, माई चॉइस में आप क्या ले रहे हैं? बिल्कुल, माई चॉइस में भी मेरी तीनों की तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं अरमान और यहाँ पर खरीदारी करनी है। माई चॉइस में सबसे पहले तो है टाटा स्टील मेटल इंडेक्स। अगेन जिस तरह का लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया था हिंडाल्को और साथ ही GSPL को लेकर, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील पर भी आज नज़र रखें। अच्छी तेज़ी बन सकती है। 113 रुपये के टारगेट के लिए 107 रुपये आपका होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है M&M फाइनेंस पर। NBFC स्पेस पर तो फोकस है ही और अब ब्रोकरेज हाउसेज भी इस पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। सिटी ने M&M फाइनेंस पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। 310 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये के अब ये टारगेट्स दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव से अच्छी अपसाइड है। 298 रुपये के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग रही है। खरीदारी करके चलिए। 310 रुपये के लक्ष्य के लिए इमीडिएट टारगेट होगा और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा 293 रुपये का। और आखिरी कॉल है LTTS पर, जहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। फ्राइडे के सत्र में भी आप देखिए तो स्टेबिलिटी यहाँ पर बरकरार रही थी और पिछले एक महीने का भी चार्ट देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन के पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो LTTS यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। 4050 रुपये के टारगेट के लिए 3900 रुपये आपका होगा
होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस? देखिए माई चॉइस में जो मैंने स्टॉक लिए हैं, 2 स्टॉक तो इसलिए लिए हैं क्योंकि यूएस एफडीए ने जहाँ पर जांच करी थी और वहाँ पर कोई आपत्तियाँ जो है नहीं आती हुई दिखी है। उस कारण सबसे पहले बायोकॉन जो है वो आपको कैश की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 248 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 237.6 का। और दूसरा स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पर भी मैं कैश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जैसा कि मैंने कहा कोई आपत्ति जो है यहाँ पर, और उनके एनिमल हेल्थ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जांच पूरी हो गई है, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं आई है। उसके चलते ये भी जो है पॉजिटिव खबर है। टारगेट रखेंगे 535 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 512.5 का। और अंत में जो लास्ट स्टॉक है वो है कॉनकॉर, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर चार्ट जो है टेक्निकली काफ़ी बढ़िया दिख रहा है आपको, इस हिसाब से आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 674 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 660 का। बिल्कुल, तो चलिए कॉनकॉर यहाँ पर भी कर चलनी है खरीदारी माई चॉइस कैटेगरी में। चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने जिस तरह से आपको विस्तार से बताया है, ये तो बता दिया हमने, पर एक क्विक रिकैप आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है प्राइकॉल, यहाँ पर खरीदारी करनी है। पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में भारत फोर्ज में कर चलिए खरीदारी। मई महीने के जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका क्लास से ट्रक ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकते हैं इनके लिए। मेटल इंडेक्स बेहतरीन तेजी दिखा रहा था यूएस में, तो अल्कोआ में भी तेजी थी, तो हिंडाल्को में खरीदारी कर चलनी है। साथ ही जीएसपीएल पर भी फोकस रखिए। चार स्ट्रक्चर भी इनके मजबूत रहे हैं। फंडा पिक के लिहाज से एचएएल मुझे पसंद आ रहा है, अगले एक साल में 3,800 रुपए के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस एक और बेहतरीन काउंटर, लगातार तेजी दिखा रहा है। 8,000 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए निवेश कर चलिए। खबरों के दम पर इप्का लैब्स यहाँ पर करनी है बिकवाली। और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा स्टील समेत एमएनएम फाइनेंस और एलटीटीएस में आपको कर चलनी है खरीदारी। बेहतरीन तेजी के ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं। सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है भारत फोर्ज का। जिस तरह से मंथ ऑन मंथ और वाई बेसिस पर नॉर्थ अमेरिका क्लास से ट्रक ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, तमाम काउंटर्स इससे जुड़े हुए आज अच्छे फोकस लिस्ट में रह सकते हैं। तो 820 रुपए के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में कर चलिए खरीदारी। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में लेमन ट्री होटल जो खबर आई है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में लुपिन जो है वहाँ पर बाय करेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से नेशनल एल्यूमिनियम को खरीदारी करेंगे। टेक्निकली सीएट बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से बीएमएल जो है बढ़िया स्पेस में है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पतंजलि फूड्स में खरीदारी करेंगे। खबरों के हिसाब से वंडरला हॉलीडेज में होगी खरीदारी। और माई चॉइस में बायोकॉन और जाइडस लाइफ साइंस दोनों बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कोई भी आपत्ति जो है नहीं आती हुई दिखी है। और कॉनकोर जो टेक्निकली अगर आप देखें चार्ट बढ़िया लग रहा है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो होगा बीएमएल, क्योंकि जिस स्पेस में है, जितना इनके पास ग्रोथ आने का है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए बेस्ट पिक होगा बीएमएल। चलिए तो बेस्ट पिक है बीएमएल अरमान की तरफ से। और यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल मूड माहौल लग रहा है वो भी इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो इन सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर लिया है, पर किस तरह से कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आपको ट्रेड करना चाहिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बेहतरीन तेज़ी दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, क्यों? क्योंकि यूएस में बहुत ही शानदार जॉब्स डेटा आते हुए दिख रहे हैं। तो इन सभी संकेतों के बीच किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल हफ्ते की शुरुआत है, ज़बरदस्त संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार के लिए भी यही सवाल है। बैंक निफ्टी ने तो पिछले हफ्ते नया हाई बना लिया, क्या इस हफ्ते निफ्टी भी नया हाई बनाने की तैयारी में? आइए करते हैं इस पर फोकस।